हिंदी कक्षा 12 आरोह भाग 2। प्रस्तुति विनय कुमार सिंह, JCRT रांची, झारखंड। प्रिय विद्यार्थियों, आपकी आधार पुस्तक आरोह भाग 2 में काव्य खंड के अंतर्गत पहले पाठ में कवि हरिवंश राय बच्चन की 2 कविताएं आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है पढ़नी हैं। आपकी परीक्षा में 5 अंक का एक प्रश्न कवि परिचय से संबंधित पूछा जाएगा। अतः कविता पढ़ने से पहले आइए हम कवि का परिचय जानते हैं। कवि परिचय के अंतर्गत 2 बातें आती हैं, जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में एवं मृत्यु सन 2003 में मुंबई में हुई थी। बच्चन उनके बचपन का नाम था और आज भी वह इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। इस नाम को उनके पुत्र श्री अमिताभ बच्चन ने भी अपनाया। आप तो उन्हें जानते ही होंगे। बच्चन जी की प्रारंभिक शिक्षा प्रयागराज से एवं उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से MA और PhD की उपाधि धारण की। बच्चन जी के जीवन में घटने वाली सबसे महत्वपूर्ण घटना थी उनकी पहली पत्नी श्यामा देवी का बीमारी से निधन। इससे वे बहुत आहत हुए। उनकी रचनाओं में पत्नी श्यामा की स्मृति, उनके विरह से उत्पन्न शोक की बड़ी भावपूर्ण व्यंजना मिलती है। आपकी किताब में संकलित कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है पत्नी श्यामा के निधन से आहत कवि का भावोद्गार ही है। कविता पढ़ते समय हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साहित्य की सेवा के साथ साथ उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना योगदान दिया। वे हिंदी में लिखते थे पर अंग्रेजी विषय के प्राध्यापक थे। आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लिया करते थे। विदेश मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर रहे। राज्यसभा के सदस्य रहे। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुए। उन्हें पद्म भूषण सम्मान भी मिला। इस तरह बच्चन जी का जीवन बड़ा वैविध्यपूर्ण रहा। अब हम उनकी साहित्यिक रचनाएं एवं विशेषताओं को साहित्यिक परिचय के अंतर्गत देखेंगे। बच्चन जी ने कविता, आत्मकथा, अनुवाद, डायरी आदि विधाओं में लेखन कार्य किया। उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं मधुशाला 1935, मधुबाला 1938, मधुकलश 1938, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ, 2 चट्टानें इत्यादि। उनकी आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित हुई जो बहुत प्रसिद्ध हुई। पहला खंड क्या भूलूं क्या याद करूं, दूसरा नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा बसेरे से दूर और चौथा 10 द्वार से सोपान तक। उन्होंने हैमलेट, जनगीता, मैकबेथ का अनुवाद भी किया। वे डायरी लिखा करते थे जो प्रवासी की डायरी के नाम से प्रकाशित भी हुई। बच्चन जी का पूरा वाङ्मय 10 खंडों में बच्चन ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित है। अब हम बच्चन जी की साहित्यिक विशेषताओं को देखते हैं। बच्चन जी की रचनाओं में उनके निजी जीवन के अनुभवों की ईमानदार अभिव्यक्ति मिलती है। उनकी कविताएं, आत्मकथा, डायरी इत्यादि के कारण ही उनकी प्रसिद्धि है। इन सभी में उन्होंने अपनी निजी जीवन को ईमानदारी से अभिव्यक्त कर दिया है। अपने जीवन के अनुभवों को शब्दों में पिरोकर उन्होंने पाठकों का हृदय छू लिया है। उनकी कविता पढ़ने पर हम उनके सुख दुख को अपने जीवन के सुख दुख से संबद्ध किए बिना रह ही नहीं पाते। उन्होंने लिखा है, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। बच्चन जी की कविताओं में हालावादी मस्ती भी मिलती है जिसे वे उमर खयाम का प्रभाव मानते हैं। 11वीं 12वीं शती में फारसी के एक कवि थे उमर खयाम। उन्होंने रुबाइयाँ लिखी। खयाम के मस्तानापन को बच्चन जी ने अपनी कविताओं में ढालकर उसे अद्भुत अर्थ विस्तार दिया है। जीवन मधुकलश है, दुनिया मधुशाला, कल्पना साकी या पिलाने वाली है और कविता वह प्याला है जिसमें ढालकर पाठक को जीवन रूपी हाला पिलाई जाती है। कविता का एक घूंट पीना जीवन का घूंट पीना बन जाता है। जीवन में जो कुछ भी खट्टा, मीठा, कड़वा है उसे सहज भाव से स्वीकार कर लें तो एक बेख्याली मस्ती छा जाएगी। तेरा मेरा का सब झगड़ा दूर हो जाता है। कोई वैर नहीं, सबसे केवल प्रेम रह जाता है। जीवन की इसी मस्ती से भरी पूरी है बच्चन जी की प्रारंभिक कविताएं, विशेषकर मधुशाला। यह मस्ती का भाव ही बच्चन जी का हालावादी दर्शन है। उनकी कविताओं में मानवीय भावनाओं की सहज संवेदना मिलती है। मानव का जीवन मूलतः सुख दुख से भरा है। यहाँ पसंद नापसंद, आशा और निराशा की भावनाएं मानव जीवन को संचालित करती हैं।
अतः बच्चन जी विपरीत परिस्थितियों में भी आशा और उत्साह का साथ नहीं छोड़ते और न छोड़ने का संदेश देते हैं। वे कहते हैं, जो बीत गई सो बात गई, बीती बातों पर बिना पछताए बिना रुके वे कहते हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का वह संदेश लिए फिरता हूँ। बच्चन जी की भाषा सीधी सादी सरल एवं जीवंत है। उनकी कविता पढ़ते ही, उनके गीत सुनते ही भाव हृदय में मानो जी उठते हैं। उनके शब्दों में सिर्फ कविता का अर्थ ही नहीं है, बल्कि कविता में निहित भाव सजीव हो उठते हैं। अपनी जीवंतता से उनके शब्द हमारे मन के तार को छूकर झंकृत कर देते हैं। बच्चन जी ने आत्मकथात्मक गेय शैली अपनाई है। मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि उन्होंने अपने निजी जीवन के अनुभवों की ईमानदार अभिव्यक्ति की है। यह अभिव्यक्ति आत्मकथात्मक गेय शैली में है। इसमें खुद कवि अपनी बात कहता है। इसी आत्मकथात्मकता के कारण उनकी कविता में मैं, मेरा, मुझको आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। बच्चन जी की कविता में संगीतात्मकता, लयात्मकता और सरसता भी है। उनकी कविताएं छंदबद्ध नहीं हैं, लेकिन वे लय में बंधी हैं। इस लयबद्धता के कारण ही उनमें संगीतात्मकता आ गई है। कविताएं गाते हुए तन मन भाव की सरसता में झूमने लगता है। उनके गद्य में भी रागात्मकता का भाव भर गया है। बच्चन जी मूलतः कवि हृदय थे, अतः उन्होंने जो गद्य लिखा है उसमें भी कविता या गीत जैसा ही रागात्मक भाव भर गया है। राग क्या होता है? राग संगीत की आत्मा है। वह सुंदर रचनाएं जो कानों को अच्छी लगें उसे राग कहते हैं। इसीलिए प्रायः प्रेमपूर्ण सुखद कविता या संगीत के भाव को भी राग कहते हैं। अतः बच्चन जी का जो गद्य है वह रागात्मक भाव से भरा है। इन साहित्यिक विशेषताओं को जानने के बाद आइए अब हम आरोह में संकलित पहली कविता आत्मपरिचय पढ़ते हैं। आत्मपरिचय कविता में कवि स्वयं अपना परिचय देता है, अपने बारे में बात करता है। बच्चों, अपने को जानना दुनिया को जानने से अधिक कठिन है। आदमी जिस समाज में रहता है वही उसकी दुनिया है। उसके जानने वाले लोगों के साथ उसका संबंध खट्टा मीठा होता है। किसी व्यक्ति का अपने समाज से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव ही नहीं है। समाज के साथ राग विराग की सापेक्षता में ही व्यक्ति का जीवन चलता रहता है। इसी तरह अपने संसार या समाज के साथ कवि का संबंध भी द्वंद्वात्मक, द्विधात्मक एवं प्रीति कलह से भरा है। कवि को समाज से प्रेम भी मिला, व्यंग्य भी मिला। कुछ लोग पसंद करने वाले थे और कुछ ना पसंद करने वाले भी थे। इस विरोधाभासी स्थिति के बाद भी रहना तो कवि को इसी समाज में ही था, क्योंकि समाज से चाहे जितना कष्ट मिले हम उससे कटकर रह ही नहीं सकते। हमारी अस्मिता, हमारी पहचान हमारे समाज से ही है। कवि ने इन विरोधी स्थितियों में भी सामंजस्य बना लिया। उसका जीवन विरुद्धों का सामंजस्य बन गया। उन्मादों में अवसाद, रोदन में राग, शीतलवाणी में आग, यानी यह विरोधाभास ही उसका जीवन है। अपने जीवन के इन विरुद्धों का विरोधाभास मूलक सामंजस्य साधते साधते कवि दुनियादारी की झंझटों को ठुकराकर एक अबूझ काल्पनिक मन का सुखमय संसार बना लेता है, जिसे आप यूटोपिया भी कह सकते हैं। कवि के व्यक्तित्व में एक तरह की बेखुदी, मस्ती और दीवानगी छा जाती है। वह कह उठता है, दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। अब मैं पूरी कविता पढ़ता हूँ, जिसका फोटो स्लाइड 4 और 5 में दिया गया है। आप अपनी पुस्तक में ध्यान से देखते हुए कविता सुनने का आनंद लें। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भवसागर तरने को नाव बनाए,
मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। करे यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने जाना, नादान वही हैं हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कह कर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निःशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो हमने पूरी कविता पढ़ी, आपने कविता सुनने का आनंद लिया। अगले वीडियो में हम कविता की व्याख्या पढ़ेंगे और उसमें निहित काव्य सौंदर्य के तत्व को भी देखेंगे।